अभी तक हमने हिंदी भाषा शिक्षण में उद्देश्यों, सिद्धांतों और सूत्रों के बारे में बात की थी और आज हम हिंदी भाषा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक प्रविधियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग बाल केंद्रित शिक्षा का युग है और मनोवैज्ञानिक उपागमों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में भाषा शिक्षण में कुछ मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है मॉन्टेसरी पद्धति। इस पद्धति की जन्मदाता मैडम मॉन्टेसरी हैं। इन्होंने कुछ बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में बहुत सारे अनुसंधान किए और उन्हीं अनुसंधानों के निष्कर्ष पर इस पद्धति का जन्म हुआ। इस विधि में बालक को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उनके व्यक्तित्व विकास पर बल दिया जाता है और खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें एक बाल भवन की योजना बनाई जाती है जहां पर बालकों के भोजन, विश्राम, गोष्ठी आदि की पूरी व्यवस्था पृथक रूप से होती है। अगली विधि है किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल जी हैं। इनके अनुसार विद्यालय एक बगीचा है, बच्चे उसके पौधे हैं और अध्यापक उसका माली है। इनके अनुसार फ्रोबेल ने कहा है कि खेल द्वारा शिक्षा स्वतः क्रिया एवं एकता के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया है। इनके अनुसार बालक को आत्म प्रकाशन का अवसर सबसे पहले मिलना चाहिए। आत्म प्रकाशन से मतलब कि बालक की अंतर्निहित शक्तियां हैं वो स्वतः ही बाहर आएंगी और हमें इससे उनके अनुसार शिक्षण को किस तरह से दिया जाए ये आधारित करने में सहायता मिलेगी। अभिनय और बाल क्रिया रुचिकर होते हैं। बाल गीत बालकों के लिए बहुत ही ज्यादा आनंदमयी होते हैं। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि बालकों की जो शिक्षा हो वो कुछ इसी माध्यम से दी जाए। अब जैसे अगर कोई पोयम भी सिखानी, कोई कविता का शिक्षण करना है, कोई कविता सिखानी है तो वो कविता इस तरह से आधारित होनी चाहिए कि जिसकी प्रत्येक लाइन, कविता की प्रत्येक पंक्ति एक वर्ड के आधार पर प्रारंभ हो। अगली पद्धति है डाल्टन पद्धति। डाल्टन योजना पद्धति में भी बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाती है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका की डाल्टन नगर में 1913 में किया गया था। यहाँ पर कक्षा के स्थान पर एक प्रयोगशाला होती है और बच्चों को पाठ का कार्य एक साथ जितना भी बच्चों को कार्य देना है वो एक साथ दे दिया जाता है। इसे ठेका देना भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वो इस कार्य को एक हफ्ते में करे, एक महीने में करे, ये उसकी इच्छा पर आधारित होता है। पाठ को भी कई इकाइयों में बांट दिया जाता है और जो एक हफ्ते का कार्य होता है उसे हम असाइनमेंट या अभिन्यास कहते हैं। उस कार्य को एक सप्ताह में पूरा करना होता है। इस कार्य को बच्चे प्रयोगशाला में बैठकर करते हैं और स्वतः ही अपनी कमियां ढूंढते हैं और उसमें संशोधन भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों के लिए कार्य प्रारंभ करने से और कार्य देने से पहले एक बच्चों का सम्मेलन कराया जाता है जिसमें सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं और कक्षा अनुसार उनको निर्देश दे दिए जाते हैं। इसमें शिक्षक का कार्य केवल मार्गदर्शक का होता है। एक पद्धति है बिनेटका पद्धति। यह पद्धति प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई है। इस पद्धति को कार्लटन वाशबर्न ने अमेरिका में ब्रिटेनिका नामक स्थान पर प्रयोग किया गया था। इसी कारण इसे ब्रिटेनिका पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में बालक के सामाजिक विकास पर बहुत बल दिया जाता है और व्यक्तिगत भिन्नता को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें बालक को एक ऐसा ध्येय पत्र दे दिया जाता है जिसमें बिंदुवार उनका कार्य इसमें निर्धारित होता है और इस पे निर्धारित कार्य लिख दिया जाता है। जैसे जैसे बालक कार्य को पूरा करता चलता है वैसे वैसे उन बिंदुओं को अंकित किया जाता है। अध्यापक का कार्य सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण करना होता है। इसके बाद परीक्षा कार्य भी दिया जाता है उनको, जिसमें त्रुटियों के संशोधन के लिए
परीक्षा पत्र भी दिए जाते हैं। छात्र स्वयं ही अपनी त्रुटियां ढूंढते हैं और स्वयं ही उसमें संशोधन करते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो सामान्य और विशिष्ट दोनों स्तर का बनाया जाता है। एक पद्धति है डैक्राली पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग मानसिक विकृत युक्त बालकों के लिए शिक्षा शास्त्री डैक्राली द्वारा किया गया। इस पद्धति में बालक के सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, बालक की रुचियों, बालक की क्रियाओं आदि को महत्व दिया जाता है। यहाँ पाठशाला का वातावरण बिल्कुल प्राकृतिक होता है। यह पद्धति 4 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बालकों के लिए 19 वर्ष के बालकों के लिए निश्चित की गई है। इस पद्धति में भाषा की शिक्षा प्रातः काल दी जाती है और शाम को खेल और सामाजिक विकास आदि की शिक्षा दी जाती है। ये भाषा बालक की सामग्री का इसमें बालक भाषा की सामग्री का चुनाव अध्यापक के संरक्षण में करता है। अध्यापक मार्गदर्शन करता रहता है और बालक अपनी इच्छा से भाषा की सामग्री का चुनाव करता चलता है। और यहाँ पर इसमें इस पद्धति में वह स्वयं इस पाठ्यक्रम का केंद्र होता है। यहाँ पर जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है वह मूल्यांकन का आधार अंक ना होकर योग्यता होता है। यहाँ पर जो भी मूल्यांकन होता है, जो परीक्षा परिणाम आते हैं वो बालकों की योग्यता के आधार पर आते हैं। और इसमें भाषा सीखने के लिए पुस्तकों पर बल नहीं दिया जाता है। अगली पद्धति है प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1900 में किया गया था, लेकिन इसके व्यापक प्रयोग का श्रेय ड्यूवी और किलपैट्रिक को जाता है। रिचार्ड्स के अनुसार बालक अपनी समस्या का हल स्वयं ढूंढता है। जब बालक किसी समस्या को लेकर चलता है तो उसके द्वारा उसे पूरा करने के लिए भाषा कार्य भी करना पड़ता है। उस कार्य के माध्यम से भाषा का विकास भी होता रहता है। बेसिक शिक्षा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो बेसिक शिक्षा की अवधारणा है वो महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना भी है। इस पद्धति में विदेशी भाषा के स्थान पर मातृभाषाओं को महत्व दिया गया है। इस प्रयास से राष्ट्रीय पुनर्जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिला। बालक के सम्मुख दैनिक उपयोग की वस्तुएं रख दी जाती हैं। बालक उन्हीं वस्तुओं में और उन वस्तुओं के नीचे उनके नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं। इस प्रकार अक्षर ज्ञान के बाद बालकों को आधारभूत शिल्प की भी जानकारी दी जाती है और फिर इस शिल्प आधारित जानकारी को पुस्तकीय ज्ञान से संबद्ध किया जाता है। शिल्प से ही संबद्ध पाठ व कविताएं भी होती हैं। खेल विधि, इस पद्धति की अभी तक आपने देखा कि सभी पद्धतियों में बालक को स्वतंत्र छोड़ देने की बात की गई है। इस पद्धति में ये खेल द्वारा भाषा शिक्षण रुचिकर एवं स्थायी होता है। खेल की भावना को नाटक में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वाद विवाद, सामूहिक चर्चा, लिखना, पढ़ना सभी माध्यमों से प्रकट किया जा सकता है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण को इस विधि का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। अब इसमें हम कई बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं, जैसे वर्तनी सिखाने के लिए वर्तनी खेल, आधाक्षरी, अंत्याक्षरी, वार्तालाप, अव्यवस्थित अक्षरों को कम रद्द करना, विलोम शब्द लिखना, रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि को खेल के माध्यम से हम बहुत सरल और रुचिकर तरीके से सिखा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चों के लिए रुचिकर और आनंदमयी होता है वो ज्ञान बहुत ही स्थायी होता है। अब इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।